हाय गाइस, वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे बकुड़ो, क्या चल रहा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट कर दिया था, क्या बात है। स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन भी समझ में आ गई थी, क्या बात है भैया, क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। That is quantum numbers. क्वांटम नंबर बेसिकली प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर्स अगेन स्क्रॉडिंजर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए अपनी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन करे थे। अब ये होते क्या है, ध्यान से समझना। अगर आप लोगों ने गोलमाल गोलमाल एवरीथिंग्स गोना बी गोलमाल गोलमाल रिटर्न्स मूवी अगर देखी हो, तो जब अजय देवगन रात भर अपने घर से बाहर रहता है, यानी हमारा प्यारा गोपाल, तब उसकी वाइफ करीना कपूर उससे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे। तो बोला मैं तो रास्ते से जा रहा था और मेरा बचपन का दोस्त मिल गया, हम दोनों उसके घर चले गए, रात भर बैठ के बात करते रहे, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो अजय देवगन की वाइफ करीना कपूर से पूछती है नाम क्या है, तो वो डर डर के बोलता है एंथनी गोन्साल्विस। एंथनी गोन्साल्विस। वो बोलते हैं एंथनी गोन्साल्विस, पहले तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो बोला ना बचपन का दोस्त है, आज जाके मिला है, एड्रेस, उसका एड्रेस बताओ। तो बोलता है एंथनी गोन्साल्विस, मच्छी तालाब, डॉकयार्ड लेन, प्रॉन्स कॉर्नर के सामने, प्रॉन्स कॉर्नर के सामने। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो अभी अजय देवगन ने एड्रेस दे दिया। अब करीना कपूर क्या करती है, करीना कपूर एंथनी गोन्साल्विस को इस एड्रेस पर एक लेटर पोस्ट करती है और और तुषार कपूर को जाके बोलती है कि अगर एंथनी गोन्साल्विस है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर एंथनी गोन्साल्विस नहीं है तो तुम्हारे जीजू भी नहीं रहेंगे। तो बेसिकली वो मूवी में ही होता है। अब वो जो लेटर डिलीवर करने वाला होता है, जो लेटर डिलीवरी करने वाला जब लेटर डिलीवर करने निकलता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले पहुंचता है मच्छी तालाब। सबसे पहले वो क्या पड़ेगा, अच्छा मुझे मच्छी तालाब पहुंचना है। तो गोवा में वो सबसे पहले एरिया ढूंढेगा मच्छी तालाब। ये एक बड़ा एरिया हो गया, ये एक बड़ा एरिया हो गया। गोवा में मच्छी तालाब एक बड़ा एरिया हो गया। फिर मच्छी तालाब में वो पहुंचेगा डॉकयार्ड लेन, क्योंकि ये एरिया के अंदर एक सब एरिया हो गया। फिर डॉकयार्ड लेन में वो प्रॉन्स कॉर्नर के सामने पूछेगा, ये एक स्पेसिफिक जगह हो गई। प्रॉन्स कॉर्नर एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। और फिर प्रॉन्स कॉर्नर पूछता है एंथनी गोन्साल्विस कहाँ रहता है, तो बोलता वो रहता है। और फिर फाइनली वो एंथनी गोन्साल्विस की तरफ पहुंचता है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो जब कोई लेटर लिखता है तो वो छोटे से बड़े की ओर लिखता है, लेकिन जब लेटर डिलीवर होता है तो पहले बड़ी एरिया, फिर उससे छोटा एरिया, फिर उससे छोटा एरिया, और फिर फाइनली स्पेसिफिक पर्सन। तो यही है आपके क्वांटम नंबर्स भी, यही है आपके क्वांटम नंबर भी। मच्छी तालाब हो गया तुम्हारा पहला क्वांटम नंबर, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बड़े एरिया के बारे में बताता है। फिर डॉकयार्ड लेन हो गया तुम्हारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पेसिफिक एरिया। प्रॉन्स कॉर्नर हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फाइनली एंथनी गोन्साल्विस, जिससे तुम्हें काम है, यानी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स को समझा जाता है। तो बेसिकली आपके पास में 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। इन चारों क्वांटम नंबर्स को अब अपन एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल quantum number denoted by n।
principal quantum number denoted by n. Now what principal quantum number tells? Principal quantum number gives the information of the shell in which an electron is present. इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है ये आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा. सेकेंड बात ये आपको ऑल्सो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द शेल. यानी इलेक्ट्रॉन की, वैसे इलेक्ट्रॉन का साइज तो नहीं होता है, तो अपन ऑफ अ शेल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. तो अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, देयरफॉर आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है? आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है. अगर n की वैल्यू 2 लिखी गई तो आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद है. अगर n की वैल्यू 3 लिखी गई तो आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में मौजूद है. अगर n की वैल्यू 4 लिखी गई तो आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में मौजूद है. लाइकवाइज ये सिनेरियो चलता रहता है. सेकेंड बात, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसका एनर्जी और उसका साइज n2 से छोटा होगा, फिर n3 का एनर्जी और साइज बड़ा होगा, n4 का एनर्जी एंड साइज बड़ा होगा, n5 का और बड़ा होगा, एंड लाइकवाइज. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड साइज. आप सभी लोग जानते हो, नील बोर में हमने पढ़ा भी था दैट एनर्जी इज -13.6 z² अपॉन n². तो अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो पहले शेल में इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव, यानी बहुत कम होती है, और फिर ये बढ़ती जाती है और एक शेल पे आके 0 हो जाती है, और अगर ये पॉजिटिव हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया. तो साइज एंड एनर्जी आप इस तरीके से पता करेंगे. तो भाई इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा होता है ये. क्या हम आगे चलें? चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ, जिसे बोला जाता है अजीमुथल. दैट इज अजीमुथल उथल पुथल क्वांटम नंबर. अजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l. इसको l से डिनोट किया जाता है. एक्चुअली अजीमुथल का मतलब होता है इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके बढ़ना, धीरे धीरे करके बढ़ना. दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर. नाउ अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल in which an electron is present. क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके समझ में आ रही है? मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने शेल के बारे में बताया, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में बता रहा है. अजीमुथल क्वांटम नंबर की एक लिमिट होती है. अजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज लिमिटेड बिटवीन 0 to l. यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 से l के बीच में होगी. इट इज ऑलवेज लिमिटेड बिटवीन 0 to l एंड नेवर एक्सटेंड आफ्टर दिस. इसके आगे वो कभी एक्सटेंड नहीं होता. अजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ
अजीमुथल क्वांटम नंबर तो आप लिखेंगे L इज इक्वल टू n-1। इस फॉर्मूले से आप लोग हमेशा अजीमुथल क्वांटम नंबर निकालोगे। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? n-1। n की वैल्यू 1 है तो 1-1 दैट इज 0। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 से। अजीमुथल क्वांटम नंबर को आपने रिप्रेजेंट कैसे करा? आपने इसको रिप्रेजेंट करा 0 से। आगे चलिए अगर मान लीजिए आप सेकेंड शेल में है तो नाउ योर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 2-1 यानी कि 1। लेकिन मैंने आपको इसकी लिमिट क्या सिखाई है? व्हाट इज द लिमिट? 0 to L। अब क्योंकि आपके L की वैल्यू 0 हो गई है तो यहां पर आपको दो वैल्यू मिलेगी, 0 and 1। 0 to L तो L की वैल्यू 1 है, मतलब यहां पर आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर के कितनी वैल्यूज मिल रही है? एक 0 मिलेगी, एक 1 मिलेगी। अगर आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू 3 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2। 3-1 से। नाउ व्हाट डज दिस 2 सिग्निफाइज? ये 2 का सिग्निफिकेशन होगा 0 to L, यानी कि आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। नाउ अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 पर आ गए हो तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3 एंड इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2 एंड 3 से। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरा बच्चा लोग? क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी सबशेल के बारे में नहीं बताएगा फॉर्मूला आपको सिर्फ L की वैल्यू यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने के लिए होगा। सबशेल के बारे में जानकारी इसकी लिमिट देती है, यानी आपको ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया है, ये रिप्रेजेंटेशन ही आपको सब शेल के बारे में जानकारी देगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नाउ पहले शेल में हम लोग सब जानते हैं एक ही सब शेल होता है और उसे बोला जाता है एस सब शेल। सेकेंड शेल में आपको दो सब शेल दिखाई दे रहे हैं, एक 0 एक 1। इसीलिए मैंने बोला कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हमने क्यों निकाली? ताकि हम इसे 0 to L में रख के प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। और ये रिप्रेजेंटेशन ही आपको बताता है कि कितने सबशेल मौजूद है। हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें एक एस सबशेल होगा तो एक पी सबशेल होगा। थर्ड शेल में अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन में आपको 0, 1 एंड 2 मिल रहा है 0 to L में। ये हम लोगों ने क्या करा, ये 0 to L, तो 0 to L, तो L की वैल्यू 2 है तो 0, 1, 2, तो ये तुम्हारा S सबशेल हो गया, ये तुम्हारा P सबशेल हो गया, और ये 2 की वैल्यू ये तुम्हारा D सबशेल हो गया, ये तुम्हारा D सबशेल हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 का रिप्रेजेंटेशन 0, 1, 2, 3, तो ये तुम्हारा S सबशेल, ये तुम्हारा P सबशेल, ये तुम्हारा D सबशेल, और ये तुम्हारा F सबशेल। तो क्या आपको ये सारे समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते आई? मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बकुड़ो, क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए इसको जल्दी से नोट करें ताकि अपन आगे बढ़ सके। जल्दी जल्दी नोट करो सो दैट वी कैन मूव। प्यारे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब एक बात आज अभी इसी वक्त अपने कान खोल के लिख लो, रट लो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम में आएगा। आप एक इंटरेस्टिंग बात नोट कर रहे होंगे कि जब अजीमुथल क्वांटम नंबर की रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू 0 होती है, 0, 0, 0, ये हमेशा एस सब शेल को डिनोट करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 लिख रहे हो तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एस सब शेल, ऑलवेज। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 लिख रहे हो तो ये हमेशा पी सबशेल को डिनोट करेगी। अगर प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 लिख रहे हो
तो वो डी सब शेल, और अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 लिख रहे हो तो वो एफ सब शेल को डिनोट करेगी। इसको जरा बढ़िया तरीके से नोट कर लो, एकदम शानदार जानदार तरीके से नोट कर लो। फिर अपन आगे चलते हैं और सीखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चलें आगे, चलिए। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे और एक और इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर की। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक चाचा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम। अच्छा, कुछ किताबें इसे ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है, यानी कुछ किताबों में आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा एम के नीचे एल लिखा हुआ। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ओके हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट टेल्स अस about the position of electron, about the position of electron in an orbital, यानी आपके एटम के कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये उसकी बात बताता है। समझ गए? प्रिंसिपल सिर्फ शेल का बताएगा, अजीमुथल शेल के अंदर कौन सा सब शेल है उसका बताएगा, और मैग्नेटिक बताएगा कि कौन से शेल के कौन से सबशेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की लिमिट क्या है? इसकी लिमिट -L to +L है। और हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो इस लिमिट के बेसिस पर ही निकालेंगे। यानी लिमिट क्या बताएगा? लिमिट बताएगा the information about orbital, यानी कौन सा ऑर्बिटल, एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिटल, प्रिसाइजली कौन सा ऑर्बिटल, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालेंगे कैसे? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने का जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे दैट इज m इज इक्वल टू 2l+1। आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने के लिए। अच्छा, ये फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी m की, ये क्या बताएगा? ये बताएगा ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बताएगा कि एक शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, या एक शेल के सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आओ अपन इसको निकालना सीखे। मान लीजिए आप लोग फर्स्ट शेल पर हैं, तो फर्स्ट शेल का अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी 0 होगा। अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन 0 है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन 0 है, तो आप यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये वैल्यू जो आई फॉर्मूले n-1 से, हम ये नहीं लिखेंगे। हम हमेशा कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ये 0 to L वाली। तो ये वैल्यू 0 यहां रखो, तो इससे आपको m की वैल्यू मिलेगी। तो जब मैंने 0 के लिए रखा तो 2 0 तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो देयरफॉर इससे क्या मालूम पड़ा कि इस S सब शेल के अंदर देयर इज 1 ऑर्बिटल, मात्र एक ऑर्बिटल है। अच्छा, इस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? -L to +L, क्योंकि आपके L की वैल्यू यहां पर 0 है, आपके L की वैल्यू यहां पर 0 है, तो आप इसे 0 से ही रिप्रेजेंट करोगे। भाई L की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1s ऑर्बिटल। जब आपके m की वैल्यू 0 है, जब आपके m की वैल्यू 0 है, तो वो आपको 1s ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। समझे? चलो आगे बढ़ के देखते हैं। जब आपके n की वैल्यू 2 होगी, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या हमें 1 से काम है? नहीं, हमें काम किससे है? इसके रिप्रेजेंटेशन से, यानी 0 और 1 से।
अब हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के फॉर्मूले में क्या एल की ये वाली वैल्यू रखेंगे? नहीं, ये वैल्यू तो सिर्फ हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम इसकी लिमिट लिख सके, इसे रिप्रेजेंट कर सके। तो आप लोग सब जानते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर को 0 to L से डिनोट किया जाता है, तो ये जाएगा 0 and 1। नाउ 0 की वैल्यू आप वापस से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सबसे पहले L की जगह 0 रखेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा 1। यानी अगेन सेकेंड शेल के इस S सब शेल के अंदर मात्र एक ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, मात्र एक ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। और वो ऑर्बिटल किससे डिनोट किया जाएगा? इस ऑर्बिटल का डिनोशन किससे किया जाएगा? 0 से। क्यों? क्योंकि आपने m की लिमिट देखी -L to +L, तो क्योंकि आपके L की वैल्यू यहां पर फिर 0 है, L की वैल्यू 0 है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी 0 होगा। इससे बोला जाएगा 2s ऑर्बिटल। सर इसका नाम आपने 2s ऑर्बिटल क्यों लिखा? क्योंकि बेटा s ऑर्बिटल ये भी है, s ऑर्बिटल ये भी है, लेकिन ये फर्स्ट शेल पर मौजूद है और ये सेकेंड शेल पर मौजूद है, तो दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। अब आप सेकेंड शेल में अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 रखो, 2 into 1, 1 into 2 हो जाएगा 2, 2 + 1 3। तो अब आपको यहां पर m की वैल्यू क्या आ रही है? 3। मतलब सेकेंड शेल के p सब शेल के अंदर, सेकेंड शेल के इस p सब शेल के अंदर आपको 3 ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। कितने ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे? 3 ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे। अब जरा इनको रिप्रेजेंट करो। देखिए L की वैल्यू, इसके लिए L की वैल्यू 1 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा -L to +L होना चाहिए, और L की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू 1 है तो पहले में से लिखूंगा -1, क्योंकि -L से शुरू करना है। फिर -1 के बाद क्या आएगा? 0, और 0 के बाद क्या आएगा? +1, -L to +L। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। हो गए तुम्हारे 3 ऑर्बिटल। ये तुम्हारे ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा 2px ऑर्बिटल, इसे बोला जाएगा 2py ऑर्बिटल, और इसे बोला जाएगा 2pz ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? मतलब सेकेंड शेल पे आपको 2 सबशेल दिखाई दे रहे हैं, एक s सबशेल दिखाई दे रहा है और एक p सबशेल दिखाई दे रहा है। s सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, यानी सेकेंड शेल के s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है 2s ऑर्बिटल। सेकेंड शेल के p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसका नाम है 2px, 2py एंड 2pz। नाउ आइए अपन थर्ड शेल पर चलते हैं। थर्ड शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाती है 2, लेकिन 2 को हमें लिखना जरूरी है? नहीं, 2 से ज्यादा जरूरी इसका रिप्रेजेंटेशन है 0 to L। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 to L, यानी 0, 1 एंड 2। अब हम इसके लिए पहले 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं। L की वैल्यू मैंने 0 रखी, हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू रखेंगे, तो 2 0 0 +1। यहां पर m की वैल्यू 1 रखूंगा, सॉरी m में L की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3, और यहां वाले m के लिए मैं L की वैल्यू रखूंगा 2, 2 to the 4 + 1 5। अब क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो आप लोग सब जानते हो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है, रिप्रेजेंटेशन -L to +L, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0, यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल जिसका नाम होगा 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल। यहां पर m की वैल्यू 3, क्योंकि L की वैल्यू 1 और L की वैल्यू -L to +L, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -1, 0 एंड +1। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। नाम क्या होंगे? क्योंकि आप थर्ड शेल पर हो इसलिए ऑर्बिटल के आगे उसका नंबर लिखना जरूरी होता है। 3px, 3py, 3pz। अब अपन 5 पर चलते हैं। नाउ देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। कब? जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो और अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो। मतलब ये कौन से सबशेल की बात कर रहा है? ये d सबशेल की बात कर रहा है। तो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जरा L की वैल्यू 2 रख के देखो, -L यानी -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्या बात समझ में आ रही है? अब इनके नाम अपन आगे सीखेंगे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों।
दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ज़रा इसको अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा तो हमें इसी पर पूरा 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 फोकस लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इतना नोट कर लिया, क्या आपको यहाँ तक सब इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? चलिए ग्रेट। अब मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का यहाँ तक का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे आपको सब तो पता चल ही गया है, सब कुछ पता चल गया है आप लोगों को, लेकिन और थोड़ा अपन इसको क्लियर करके पढ़ेंगे। देखो, तो कुल मिला के आपको आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया? आपको आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ने क्या बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको क्या क्या बताया? इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर है। दूसरा आपको क्या बताया? उस शेल का साइज क्या है, उस शेल की एनर्जी क्या है, ये बताया। अच्छा, एक बात और बताइए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। क्या आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हो? सीधा सा फॉर्मूला आप बचपन से 9th में पढ़ के आए हो, 2n²। अगर इलेक्ट्रॉन, आपको पता लगाना है कि अगर आप किसी एटम के थर्ड शेल में हो तो उसके थर्ड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 18। समझ गए? ग्रेट। अगर आप लोग नेक्स्ट चले और अजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर आप लोगों ने बात करी, अगर आप लोगों ने अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करी डिनोटेड बाय एल, ये क्या बताएगा? ये बताएगा अबाउट सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में मौजूद है। इनफैक्ट अजीमुथल क्वांटम नंबर भी आपको साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है, लेकिन किसके? ये बताता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एक बोर एंड बरी प्रिंसिपल आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखेंगे, तब एक बोर एंड बरी प्रिंसिपल आएगा। वो ये बताएगा कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या उस शेल की एनर्जी जाननी हो, तो अगर आपके पास में कोई 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो आपका काम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये भी बताता है कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं इन अ शेल, ये इसके बारे में भी बताता है। इनफैक्ट ये एक और चीज़ बताता है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था नील बोर के मॉडल में, m × v × r या NH/2π, वो सर्कुलर ऑर्बिटल मूवमेंट था। मतलब एक न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m, वेलोसिटी v और रेडियस r है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। लेकिन ये सर्कुलर था, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेकिन अभी अभी आपको स्क्रॉडिंजर ने क्या बताया कि एटम 3D है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा भी घूम रहा है, ऐसा भी घूम रहा है और ऐसा भी घूम रहा है, ऐसा भी घूम रहा है और ऐसा भी घूम रहा है। तो उसके लिए आपको सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम नहीं चाहिए, अब आपको उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए। मतलब अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिटल में घूम रहा है तब उसके द्वारा कितना एंगुलर मोमेंटम बनाया जा रहा है, वो जानने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा √L + 1 H/2π। ये फॉर्मूली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूलू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू।
प्लीज इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। वेयर एल इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर, आप सब लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा। सवाल कैसा आएगा, जैसे मान लो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और वो सेकेंड शेल के अंदर घूम रहा है इन पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल का या पी सब शेल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1। तो आपको उस इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एल की जगह रख दो 1, 1 + 1 2, तो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू रखो, 2 पाई के लिए रखो, सॉल्व करो, आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तीसरा आता है आपका चाचा जी, मैग्नेटिक चाचा जी, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम। ये क्या बताता है, ऑब्वियसली ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो क्या बताता है ये, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है ये बताता है। ये बताता है इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है ये उसके बारे में बताता है। इनफैक्ट ये उसके ओरिएंटेशन को बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। आपके मन में शायद ये डाउट आया होगा, और अगर नहीं आया तो बता दूं, जैसे मैंने आपको लिखा था px, तो मैंने वहाँ पे नाम लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर नाम लिखा था 2px, 2py, 2pz। अब ये px क्या है भाई, 2 क्या है नंबर ऑफ शेल, p क्या है आपका सब शेल, और x क्या है उसका ओरिएंटेशन, मतलब ये p ऑर्बिटल x एक्सिस पर है। ये क्या है तुम्हारा शेल, p क्या बता रहा है तुम्हारा सब शेल, और y क्या बता रहा है, ये उसका ओरिएंटेशन बता रहा है, यानी कि ये उसके एक्सिस के बारे में बता रहा है कि ये वाला p ऑर्बिटल या p सब शेल का जो ऑर्बिटल है वो x एक्सिस पर पड़ा है, तो ये उसका ओरिएंटेशन बता रहा है कि वो एटम के अंदर किस एक्सिस पर पड़ा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो ये 3 बातें ज़रा अच्छे तरीके से नोट कर लो ताकि अपन आगे बढ़ सके और फिर इसको जल्दी जल्दी अगली चीज़ की तरफ चल सके, ठीक है। चलिए आखिरी एंड द लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ अगर हम लोग बढ़ चले हम भाइयों इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ। अब बस इसके बाद शेप्स बचे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचे, अगले 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में मामला फिनिश है भाई लोग। तो चौथा क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस, एंड कुछ जगह पर आपको ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम एस, यानी कि एम के नीचे एस, दोनों चलेगा। नाउ व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर समझना। देखो क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है और मान लो इस न्यूक्लियस के आसपास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आई रिपीट, मैंने क्या शब्द यूज करा, ऑर्बिटल, और मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहले ये रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा होगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते, देखो न्यूक्लियस के आसपास टू टू, ऐसे दोनों एक ही पाथ पे घूम रहे हैं, देखो टू ऐसे। लेकिन क्या होता है, जिस तरह हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, 365 दिन उसको एक चक्कर काटने में लगता है, उसके साथ साथ अर्थ अपने एक्सिस पे ला 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 ऐसे भी तो रिवॉल्व करती है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट एट देयर एक्सिस। मतलब अगर ये आपके न्यूक्लियस, आपके इलेक्ट्रॉन का
अगर ये एक्सिस है तो हो सकता है ये इस पर इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब ये अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये क्लॉक घूमेगा। मतलब बेसिकली दे आर डूइंग भांगड़ा लाइक दिस। देखो ये अगर ऐसा घूम रहा है तो ये ऐसा घूम रहा है, ये तुड़ुक 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 ओ तारारा, तुड़ुक 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 ओ तारारा, तुड़ुक 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 ओ तारारा, तुड़ुक तुड़ुक। मतलब ऐसा नहीं घूम रहा है, ये ऐसा नहीं घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है तुड़ुक 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 ओ तारारा, साडे नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, इस तरीके से घूम रहा है ये। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ बेसिकली होता क्या है, होता क्या है, ड्यू टू देयर revolution and rotation, each and every electron behaves as a tiny magnet, and also causes conductivity, मतलब कि इनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आने लग जाता है, इनके अंदर चुंबकीय अट्रैक्टिव पावर आने लग जाता है, और इसी वजह से ये अच्छी कंडक्टिविटी भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसे हाफ स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, -12 से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आता है, हम उसे इसका अपोजिट क्वांटम नंबर देते हैं, दैट इज +12। या अगर आप इसे +12 देना चाहते हो तो आपको इसे -12 देना पड़ेगा। मतलब कोई फिक्सेशन नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो +12 होगा या क्लॉकवाइज है तो -12, नहीं, कोई भी नहीं, बस दोनों अपोजिट होने चाहिए। ये जो नंबर है, ये नंबर अगेन वेव मैकेनिकल मॉडल और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से निकला है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी सेम, यानी ये -12 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है और दोनों का सेम होना चाहिए, दैट इज हाफ बट ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कैसा होने चाहिए, अपोजिट। मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? तो यहां पर जो तुम्हारा नेट स्पिन निकल के आएगा, अगर एक ऑर्बिटल में, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो डेफिनेटली एक का स्पिन प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा, तो नेट स्पिन कितना निकल के आ जाएगा, 0। सो नेट स्पिन 0 हो जाएगा, इसीलिए आपके इलेक्ट्रॉन या आपके ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी आ जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर सर मैग्नेट केस में क्या होता होगा? तो मेरा बच्चा, हम लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं, स्पेशली आपके मेटल्स, जिनका जो वैलेंस शेल वाला ऑर्बिटल होता है ना, सबसे आखिरी वाला ऑर्बिटल, उसमें ये पेयर्ड नहीं होते, उसमें ये अनपेयर्ड होते हैं। मतलब 2 में से एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसका स्पिन और रेवोल्यूशन की वजह से वो टाइनी मैग्नेट और कंडक्टिविटी करने लगेगा, और क्योंकि उसके स्पिन को काटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये +12 है, तो इसके +12 को ये इसका -12 काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो एब्सेंट है। तो इसका नेट स्पिन कितना हो जाएगा, +12 या नेट स्पिन -12, और इसी वजह से ये फिर मैग्नेट बन जाता है। इसलिए तो हम देखा होगा आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, आपके जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि उनके पास में इन ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो बिहेव करते हैं। वहीं अगर आप देखो कार्बन
आप देखो सिलिकॉन, जब ये किसी के साथ कंपाउंड बना दे तो इनके पास में ऑर्बिटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं। तो दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, इसे बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। जरा इसको नोट करो बच्चा लोग, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या मैं इसे रब कर दूं? ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर को समझने के बाद अब हम एक बात और नोट करेंगे कि आपको, क्योंकि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है अगर ये अकेला घूम रहा है। तो अगर ये अकेला घूम रहा है और ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है तो लेट्स से इसका स्पिन -½ है, इमेजिन करो। तो अब इसका जो नेट स्पिन है वो नेट स्पिन कितना हो जाएगा? -½ क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है। तो क्योंकि इसका नेट स्पिन -½ है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको आप लोग म्यू से डिनोट करते हो, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को भी मेरे प्यारे बच्चों निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज √n n+2। क्या बोला मैंने? √n n+2 μb, वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड व्हाट इज μb? μb इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन, सीधी सी भाषा में इसे बोला जाता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि आपके किलो, ml, एम्पियर, मोल, ये सब यूनिट है। वैसे μb भी एक प्रकार की यूनिट है जो मैग्नेटिक मोमेंट को हमें शो करती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? देख लो। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपका ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट पढ़ा था, √L l+1, √L l+1 h/2π। वैसे ही आप लोगों को ऑर्बिटल की जगह एक और एंगुलर मोमेंट निकालने को दिया था, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंट। स्पिन एंगुलर मोमेंट। अब स्पिन एंगुलर मोमेंट क्या है? आप लोग सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के आसपास स्पिन कर रहा है एट डिस्टेंस r, लेकिन ये अपने एक्सिस पे भी तो रोटेट कर रहा है। तो इसकी जो नेट स्पिन है उसके द्वारा कितना एंगुलर मोमेंट बनाया जा रहा है, तो वो एंगुलर मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √s, वेयर s इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, s+1 h/2π। ध्यान रखिएगा ये h/2π हमेशा बाहर होता है। √s s+1 h/2π। और इसके पहले हम लोगों ने जो अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते वक्त हमने जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट निकालने का प्रयास यानी कि कोशिश की थी, वो अजीमुथल क्वांटम नंबर पर बेस्ड था, √L l+1 ब्रैकेट के बाहर h/2π मल्टीप्लीकेशन में। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को अब बहुत काम में आएंगे, नॉट ऑन दिस चैप्टर बल्कि क्लास 11th के हर चैप्टर में, स्पेशली इनऑर्गेनिक के, और 12th के हर चैप्टर में, स्पेशली इनऑर्गेनिक के, बहुत बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो गाइस ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का क्वांटम नंबर वाला पार्ट खत्म। अब गाइस इसके आगे हम लोग पहले शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीखेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीखने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखेंगे और फिर इससे जुड़े हुए कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। या मैं एक काम करूँगा, अगले लेक्चर में पहले कुछ क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन करा दूंगा और उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल डिस्कस करूंगा। मतलब आप मान के चलो 2 लेक्चर और लगेंगे, एक में अपन शेप्स पढ़ेंगे, एक में अपन रूल्स पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू मेरे प्यारे बच्चे।